हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग बैंकिंग जागरूकता अभ्यास प्रश्नों को देख रहे हैं और ये होने वाला है हमारा भाग 4 यानी बैंकिंग अवेयरनेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ये होने वाला है हमारा पार्ट 4। ठीक है, इस लेक्चर में हम पहले कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और अंत में हम इन सभी का सारांश देखेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्लेमर इज लाइक दैट द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आज समीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक निवेशक या सट्टेबाज जो शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए आवंटन के तुरंत बाद शेयरों को बेचने के इरादे से नए इशू की सदस्यता लेता है, उसे क्या कहा जाता है? बुल, बियर, स्टैग, शॉर्ट, कॉल। आंसर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, स्टैग। स्पष्टीकरण। एक स्टैक वह निवेशक या सट्टेबाज होता है जो नए इशू जैसे प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आईपीओ को इस इरादे से सब्सक्राइब करता है कि आवंटन के तुरंत बाद शेयरों को बेचकर जल्दी लाभ कमाया जा सके। स्टैक आमतौर पर उस प्रारंभिक मूल वर्दी का लाभ उठाते हैं जो अक्सर नए स्टॉक के सूचीबद्ध होने के बाद होती है। इसीलिए किसी नए इशू को इस इरादे से सब्सक्राइब करने वाले व्यक्ति के लिए सही शब्द जो जल्दी लाभ के लिए बेचता है वह है सी, स्टैक। क्वेश्चन नंबर 2। एक बैंक अपनी बैलेंस शीट निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रकाशित करता है? 31 मार्च, 1 अप्रैल, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, 31 मार्च। स्पष्टीकरण। भारत में साथ ही कई अन्य देशों में बैंक आमतौर पर हर साल 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट प्रकाशित करते हैं। यह तिथि बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष के अंत को चिन्हित करती है और वह अपनी वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिए अपने वित्तीय विवरण, जिसमें बैलेंस शीट भी शामिल है, तैयार करते हैं। अन्य तिथियां जैसे 1 अप्रैल, 31 दिसंबर और 1 जनवरी बैंकों के लिए बैलेंस शीट प्रकाशित करने के मानक अभ्यास के साथ मेल नहीं खाती। क्वेश्चन नंबर 3। मुद्रा वायदा व्यापार किस स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले शुरू हुआ था? बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स, एसएक्स, उपरोक्त सभी में एक साथ व्यापार शुरू हुआ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, एनएसई। स्पष्टीकरण। भारत में मुद्रा वायदा व्यापार सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शुरू हुआ था। एनएसई ने अगस्त 2008 में मुद्रा वायदा पेश किया, जिससे प्रतिभागियों को मुद्रा उतार चढ़ाव के खिलाफ हेजिंग करने और सट्टा व्यापार में शामिल होने की अनुमति मिली। इस प्रकार भारत में मुद्रा वायदा व्यापार शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज भी एनएसई था।
क्वेश्चन नंबर 4, कंसोर्टियम क्या है? विकल्प है, जब एक से अधिक बैंक एक औपचारिक व्यवस्था के तहत एक पार्टी को क्रेडिट सुविधा प्रदान करते हैं। एक कंसोर्टियम में दो से अधिक व्यक्ति एक साथ एक बैंक से ऋण लेते हैं। एक कंसोर्टियम में बैंक केवल गरीबों को ऋण प्रदान करते हैं। ए और बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है, जब एक से अधिक बैंक औपचारिक व्यवस्था के तहत एक पार्टी को एक साथ क्रेडिट सुविधा प्रदान करते हैं। स्पष्टीकरण, कंसोर्टियम आमतौर पर एक औपचारिक व्यवस्था को संबंधित करता है जिसमें कई बैंक एक साथ आकर एक ही उधारकर्ता को क्रेडिट सुविधा प्रदान करते हैं। यह अक्सर जोखिम को फैलाने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि बड़े वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके बिना किसी एकल बैंक को अधिक जोखिम में डाले। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न अनुपात दरों को बार बार बदलता रहता है, ऐसा क्यों किया जाता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय रुपया अपनी बाजार मूल्य ना खो दे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक सार्वजनिक धन की कीमत पर भारी मुनाफा ना करे। विकल्प है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी एक, दो और तीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, सभी एक, दो और तीन। स्पष्टीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न अनुपात दरों जैसे रेपो दरों, रिवर्स रेपो दरों, नकद आरक्षित अनुपात आदि को कई कारणों से बदलता है, जिनमें शामिल है मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए। पहला, इन दरों को समायोजित करके आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को प्रभावित करता है और जो मुद्रास्फीति के स्तर को प्रबंधित करने में मदद करता है। दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक भारतीय रुपया अपनी बाजार मूल्य ना खो दे। दरों में बदलाव मुद्रा के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि वह निवेश प्रवाह और समग्र आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं। तीसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए एक बैंक सार्वजनिक धन की कीमत पर भारी मुनाफा ना कमाए। ब्याज दरों और अन्य वित्तीय मापदंडों को विनियमित करके आरबीआई बैंकों को उनकी स्थिति का दुरुपयोग करके अत्यधिक मुनाफा कमाने से रोक सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक हित की रक्षा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, घाटे की वित्त पोषण बढ़ाता है। मुद्रास्फीति की दर, मुद्रा अपस्फीति की दर, अवमूल्यन की दर, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, मुद्रा मुद्रास्फीति की दर। स्पष्टीकरण, घाटे की वित्त पोषण का तात्पर्य सरकार के खर्चे को उधार लेकर या अधिक पैसा छापकर वित्त पोषित करने की प्रथा से, न कि केवल राजस्व पर निर्भर रहने से। इससे निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। जब सरकार घाटे की वित्त पोषण के माध्यम से अपने खर्च को बढ़ाती है तो अक्सर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है, जो मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है यदि अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता पर या उसके निकट है। समान मात्रा में वस्तुओं का पीछा करने के लिए अधिक पैसा कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति रखता है। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मौद्रिक उपाय नहीं है? सॉफ्ट लोन नीति, कठोर क्रेडिट नीति, मुद्रा जारी करने के नियमों को कड़ा करना, मुद्रा की मात्रा को कम करना, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सॉफ्ट लोन नीति। स्पष्टीकरण, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय आमतौर पर धन की आपूर्ति को कम करने या खर्च को रोकने के लिए ब्याज दर को बढ़ाने की रणनीति को शामिल करते हैं। यहाँ विकल्पों का विश्लेषण है। सॉफ्ट लोन नीति आमतौर पर कम ब्याज दरों का ऋण प्रदान करने को संबंधित करता है जो धन की आपूर्ति या खर्च को बढ़ा सकता है, संभावित रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बजाय उसे बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय कौन सा है? कालाधन में वृद्धि, कालाधन में कमी, नरम रणनीति, कठोर रणनीति, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है कठोर रणनीति। रणनीति, सॉरी। स्पष्टीकरण। एक कठोर ऋण नीति में ऋण की शर्तों को कड़ा करना शामिल है, जिसमें ब्याज दरों में वृद्धि या ऋण की उपलब्धता को सीमित करना शामिल हो सकता है। यह दृष्टिकोण खर्च और निवेश को कम करने में मदद करता है, इस प्रकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। इसलिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय डी कठोर ऋण नीति है। क्वेश्चन नंबर 9। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना और बैंक दरों को कम करना, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना और बैंक दरों को बढ़ाना, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बैंक दर को बढ़ाना, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बैंक दर को कम करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना और बैंक दर बढ़ाना। स्पष्टीकरण। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र बैंक आमतौर पर संकुचनकारी मौद्रिक नीति उपायों का उपयोग करता है, जिसमें शामिल है सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचता है तो यह परिसंरचना से पैसा निकालता है, जो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करने में मदद करता है। धन की आपूर्ति में इस कमी से मुद्रास्फीति को ठंडा करने में मदद मिल सकती है। बैंक दर बढ़ाना। बैंक दर या ब्याज दरों को बढ़ाने से उधार लेना महंगा हो जाता है और खर्च करने के बजाय बचत को प्रोत्साहित करता है, जो अर्थव्यवस्था में मांग को और कम करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10। स्मार्ट मनी एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, बैंक में नकद, जनता के पास नकद, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है क्रेडिट कार्ड। स्पष्टीकरण। स्मार्ट मनी शब्द आमतौर पर उस पूंजी को संबोधित करता है जो उन निवेशकों द्वारा नियंत्रित की जाती है जिन्हें बाजार की बेहतर समझ होती है। यह उन लोगों द्वारा जिनके पास अंदरूनी जानकारी होती है। कई संदर्भों में यह आधुनिक वित्तीय उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़ा होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड एक उपयुक्त उत्तर बन जाता है क्योंकि वह पैसे को कुशलता पूर्वक प्रबंधित करने का एक उपकरण है जो अक्सर पुरस्कार और लाभों से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यदि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात को कम किया जाता है तो इसका क्रेडिट सर्जन पर प्रभाव होगा। विकल्प है इसे बढ़ाना, इसे घटाना, कोई प्रभाव नहीं, स्थिर, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, इसे बढ़ाना। स्पष्टीकरण। नगद आरक्षित अनुपात एक बैंक की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे केंद्रीय बैंक, इस मामले में आरबीआई के पास आरक्षित रखना होता है। जब आरबीआई सीआरआर को कम करता है तो बैंकों को कम पैसा आरक्षित रखना पड़ता है। इसका मतलब है कि वो अपनी जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा ऋण देने और क्रेडिट सर्जन के लिए उपयोग कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप कम सीआरआर बैंकों के लिए उधार देने के लिए उपलब्ध धनराशि को बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में क्रेडिट सर्जन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 12। कंपनी की बैलेंस शीट में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु नहीं दिखाई देगी? विकल्प है रखे गए कच्चे माल स्टॉक्स के मूल्य, कुल जारी पूंजी, कंपनी के उत्पादों की बिक्री से राजस्व, बैंकों में रखी नकदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। करेक्ट उत्तर है कंपनी के उत्पादों की बिक्री से राजस्व। स्पष्टीकरण। कंपनी की बैलेंस शीट एक विशिष्ट समय पर उसकी वित्तीय स्थिति का स्नैपशॉट प्रदान करती है और इसमें संपत्ति, देनदारी और शेयरधारकों की इक्विटी शामिल होती है। यहाँ विकल्पों का विश्लेषण है। पहला, कंपनी के उत्पादों की बिक्री से राजस्व। यह एक आय विवरण वस्तु है, बैलेंस शीट वस्तु नहीं।
राजस्व सामान्य व्यावसायिक संचालन से एक अवधि में उत्पन्न आय का प्रतिनिधित्व करता है और इसे आय विवरण में रिपोर्ट किया जाता है। इस प्रकार वह वस्तु जो कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं नहीं दिखाई देगी वह है कंपनी के उत्पादों की बिक्री से राजस्व। क्वेश्चन नंबर 13। मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा अपने मूल रूप में उत्पन्न हुई थी वेल समझौता, ब्रेटन वुड समझौता, टैलर समझौता, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, ब्रेटन वुड समझौता। स्पष्टीकरण। मुद्रा परिवर्तना की अवधारणा विशेष रूप से अपने मूल रूप में 1944 में स्थापित ब्रेटन वुड समझौता से जुड़ी है। इस समझौते ने एक नए अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक आदेश का निर्माण किया जिससे मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करने की अनुमति मिली जो बदले में सोने में परिवर्तनीय थे। इसलिए इस मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा के मूल रूप में उत्पादित एक सबसे अच्छा श्रेय ब्रेटन वुड समझौते को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय सहकारी बैंक सीधे संपर्क में होते हैं। विकल्प है किसान, राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, केंद्र सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, राज्य सहकारी बैंक। स्पष्टीकरण। केंद्रीय सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंकों को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वह राज्य सहकारी बैंकों को वित्तीय सेवाएं और ऋण प्रदान करते हैं और केंद्र स्तर पर सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के समग्र समन्वय और प्रबंधन में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुपालन में आरबीआई ने नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। विकल्प है बैंकिंग क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए, बैंकों के उनके मौजूदा शाखा नेटवर्क को तर्क संगत बनाने के लिए दी गई स्वतंत्रता को कम करने के लिए, अधिक विदेशी मुद्रा बैंकों की स्थापना के लिए, औद्योगिक विकास के लिए अधिक आसानी से ऋण देने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, नए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए ताकि बैंकिंग क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। स्पष्टीकरण। नरसिम्हन समिति जो 1990 के दशक की शुरुआत में स्थापित की गई थी, इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में मुद्दों को संबोधित करना और नए कई सुधारों की सिफारिश करना था। इसकी प्रमुख सिफारिशों में से एक थी नए निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रवेश की अनुमति देना ताकि बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सके, जो दक्षता और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक था। इसलिए सही विकल्प ए है। क्वेश्चन नंबर 16। घाटे की वित्त पोषण का मतलब है कि सरकार पैसे उधार लेती है। आरबीआई, स्थानीय निकाय, बड़े व्यवसायी, आईएमएफ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, आरबीआई। स्पष्टीकरण। घाटे की वित्त पोषण उस प्रथा को संबंधित करता है जहां सरकार अपने खर्चों और राजस्व के बीच के अंतर को कवर करने के लिए पैसा उधार लेती है। इस उधारी का प्राथमिक स्रोत अक्सर भारतीय रिजर्व बैंक होता है। आरबीआई से उधार लेकर सरकार अपने बजट खाते को वित्त पोषित कर सकती है, जिसमें बॉन्ड यानी प्रतिभूति को जारी करना शामिल हो सकता है। इस प्रकार घाटे के वित्त पोषण का मतलब है कि सरकार पैसे उधार लेती है आरबीआई से। क्वेश्चन नंबर 70। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड बीआईएफआर
अस्तित्व में आया? 1984, 1986, 1987, 1989 या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी 1986। स्पष्टीकरण। औद्योगिक और वित्तीय प्रमाण बोर्ड 1986 में बीमार औद्योगिक कंपनियों विशेष प्रावधान अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बीमार औद्योगिक कंपनियों के पुनर्वास के लिए एक तंत्र प्रदान करना, उनकी व्यवहार्यता का आकलन करना और पुनः प्राप्ति के लिए एक आवश्यक वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करना था। इस प्रकार BIFR 1986 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 18। बैंकों को अपने हाथ में नकदी और कुल संपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। इसे कहा जाता है? पहला, सांविधिक बैंक अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, केंद्रीय बैंक रिजर्व, केंद्रीय तरल रिजर्व या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सांविधिक तरलता अनुपात। स्पष्टीकरण। सार्वजनिक तरलता अनुपात एक बैंक की शुद्ध मांग और समय देनदारियों का वह प्रतिशत है जिसे तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। यह अनुपात सुनिश्चित करता है कि बैंक अपनी देनदारियों को पूरा करने और वित्तीय प्रणाली को स्थिरता प्रदान करने के लिए न्यूनतम स्तर की तरलता बनाए रखे। सांविधिक तरलता अनुपात सही विकल्प है क्योंकि यह विशेष रूप से बैंकों के लिए तरल संपत्तियों को और कुल मांग और समय देनदारियों के अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता को संबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 19। बैंकिंग शब्दावली के संदर्भ में एफिनिटी कार्ड का तात्पर्य है वह क्रेडिट कार्ड जो विशेष संगठन से जुड़े होते हैं, वह क्रेडिट कार्ड जिन पर पुनर्भुगतान पर शून्य ब्याज दर होती है, वह क्रेडिट कार्ड जो विशेष रूप से बैंक के कर्मचारियों के लिए होते हैं, उपरोक्त सभी संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, वह क्रेडिट कार्ड जो विशेष संगठन से जुड़े होते हैं। स्पष्टीकरण। एक एफिनिटी कार्ड एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड है जो किसी विशिष्ट संगठन जैसे कि चैरिटी, स्कूल या संस्था समूह से जुड़ा होता है। यह कार्ड अक्सर कार्ड धारकों को लाभ या पुरस्कार प्रदान करते हैं जबकि लेन देन शुल्क या मुनाफे का संबंधित संगठन को भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्रेडिट कार्ड की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई थी? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। स्पष्टीकरण। 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका ने फ्रेस्नो कैलिफोर्निया में बैंक अमेरिकी कार्ड, अब वीजा के नाम से जाना जाता है, पेश किया। बैंक के क्रेडिट कार्ड बाजार में प्रवेश का प्रतीक था। यह कार्ड अपनी तरह का पहला था एक सामान्य उद्देश्य क्रेडिट कार्ड जिसने ग्राहकों को विभिन्न व्यापारियों को खरीदारी करने और समय के साथ अपने बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया। क्वेश्चन नंबर 21। वह व्यावसायिक इकाई जो वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए कार्ड स्वीकार करने के लिए अधिकृत है क्या कहलाती है? जारीकर्ता, अधिग्रहणकर्ता, व्यापारी, अधिकृत जारीकर्ता या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, व्यापारी। स्पष्टीकरण। कार्ड भुगतान के संदर्भ में एक व्यापारी वह व्यवसायिक इकाई है जो वस्तु और सेवाओं के भुगतान के रूप में क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वीकार करने के लिए अधिकृत है। व्यापारी
इन लेन देन की सुविधाजनक बनाने के लिए अधिग्रहणकर्ता या भुगतान प्रोसेसर के साथ व्यापारी खाते स्थापित करते हैं। व्यापारी सही। व्यापारी वह व्यावसायिक इकाई है जो वस्तुओं सेवाओं के लिए कार्ड भुगतान स्वीकार करती है। क्वेश्चन नंबर 22। आई कार्ड्स के आकार और आकार को परिभाषित करने वाले अंतरराष्ट्रीय मानक हैं ISO IEC 5200, ISQ IEC 9910, ISO IEC 14000, ISO IEC 7810 या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय साहब सही है। ISO IEC 7810 स्पष्टीकरण वह अंतरराष्ट्रीय मानक है जो पहचान पत्रों की भौतिक विशिष्टताओं को निर्दिष्ट करता है, जिसमें उनका आकार और आकार शामिल है। यह मानक सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड और अन्य समान दस्तावेजों का आकार और प्रारूप एक समान हो ताकि संगतता और उपयोगिता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा पूंजी प्रवाह की नसबंदी के लिए उपयोग किया जाता है? बेस रेट सिस्टम, CRAR दायित्व, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्रेडिट प्राधिकरण योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ओपन मार्केट ऑपरेशन। स्पष्टीकरण ओपन मार्केट ऑपरेशंस का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से है, ताकि मुद्रा आपूर्ति को विनियमित किया जा सके और अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित किया जा सके। जब पूंजी प्रवाह होता है तो आरबीआई अतिरिक्त तरलता को अभिशोषित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को बेच सकता है। इस प्रकार उन प्रभाव को निष्क्रिय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24। आरबीआई द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस के दौरान क्या बेचा और खरीदा जाता है? सरकारी प्रतिभूतियां, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, सरकारी प्रतिभूति। स्पष्टीकरण ओएम के दौरान आरबीआई धन की आपूर्ति को विनियमित करने और व्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है। इससे आरबीआई को मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने और वित्तीय प्रणाली को स्थिर करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25। बैंकिंग के संदर्भ में एक प्रमाण पत्र जमा है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, प्रक्रम में लिखित, हस्तांतरित लिखित, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण एक प्रमाण पत्र बैंक और क्रेडिट यूनियन के द्वारा पेश किया जाने वाला एक प्रकार का वित्तीय उत्पाद है। इसमें कई विशेषताएं होती हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है क्योंकि यह अल्पकालिक निवेश होते हैं जिनकी परिपक्वता कुछ हफ्तों से लेकर कई वर्षों तक होती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसका मतलब है कि इन्हें बेचा या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित किया जा सकता है। यह विशेषता धारकों को परिपक्वता तिथि से पहले स्वामित्व को हस्तांतरित करने की अनुमति देते हैं। ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट जिसे धारक सीडी को किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को बेच या सौंप सकता है। चूंकि यह प्रमाण पत्र जमा इन सभी विशेषताओं को समाहित करता है। सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। हमने क्वेश्चन समाप्त कर लिए हैं। अब हम देखें सारांश को। हमने देखा निवेशक प्रकार, बैंक बैलेंस शीट प्रकाशन, मुद्रा वायदा व्यापार, कंसोर्टियम परिभाषा, आरबीआई अनुपात दर परिवर्तन, घाटे की वित्त पोषण के प्रभाव, मुद्रास्फीति के खिलाफ मौद्रिक उपाय, मुद्रास्फीति करने के मौद्रिक उपाय, मुद्रास्फीति के खिलाफ केंद्रीय बैंक की कार्रवाई, स्मार्ट मनी। फिर हमने देखा कैश रिजर्व अनुपात का प्रभाव, कंपनी को बैलेंस शीट का आइटम्स, मुद्रा परिवर्तन की उत्पत्ति, केंद्र सरकारी बैंक, नरसिम्हन समिति की सिफारिशें। फिर हमने देखा बैंकों द्वारा आवश्यक अनुपात रखरखाव, घाटे की वित्त पोषण उधारी स्रोत, बीआईएफआर की स्थापना, संबंधित कार्ड की परिभाषा, क्रेडिट कार्ड की उत्पत्ति। फिर हमने देखा भुगतान स्वीकृति इकाई, अंतरराष्ट्रीय कार्ड मानक, आरआरबी नसबंदी विधि, खुला बाजार संचालन, लेन देन, जमा प्रमाण पत्र की विशेषता। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।